तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ से आई एक ऐसी कहानी की जिसने सबको चौंका दिया था। हाँ, बिल्कुल। इसे मीडिया में नीला ड्रम मर्डर केस का नाम दिया गया। कहानी में एक प्रेम त्रिकोण है। एक पति की आप कह सकते हैं बेहद क्रूर तरीके से हत्या हुई, और फिर लाश को छिपाने की वो खौफनाक कोशिश। हाँ, एक नीले ड्रम में सीमेंट से ढक देने की। लेकिन ये कहानी यही नहीं रुकती। इसके बाद जेल की सलाखों के पीछे एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और ये मामला सिर्फ एक जुनून में हुए अपराध का नहीं है। हमारे स्रोतों को देखने पर पता चलता है कि ये इस बात की एक तरह से केस स्टडी है कि कैसे अंधविश्वास और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब स्नैपचैट जैसी ऐप का एक घातक मिश्रण किसी को मनोवैज्ञानिक रूप से इतना कंट्रोल कर सकता है कि वो हत्या को अपनी नियति मान बैठे। अच्छा, आज हम इसी मनोवैज्ञानिक नियंत्रण और धोखे की परतों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी के किरदारों से शुरू करते हैं। मुख्य किरदार हैं 35 साल के सौरभ राजपूत। एक पूर्व मर्चेंट नेवी अफसर थे, लंदन में अच्छी नौकरी करते थे। जी। उनकी शादी हुई थी 28 साल की मुस्कान रस्तोगी से, और ये एक लव मैरिज थी। मुस्कान के अपने सपने थे, वो बॉलीवुड में अभिनेत्री बनना चाहती थी। तो बाहर से देखने पर तो ये एक परफेक्ट परिवार लगता था। बिल्कुल, उनकी एक 6-7 साल की बेटी भी थी, पीहू। हाँ, और इसी परफेक्ट दिखने वाले परिवार के बीच एक तीसरा एंगल आता है, 25 साल का साहिल शुक्ला। साहिल शुक्ला। साहिल मुस्कान का स्कूल का दोस्त था। सालों बाद 2019 में एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए वे फिर से जुड़े। एक मिनट, व्हाट्सएप ग्रुप? मतलब स्कूल के इतने सालों बाद? जी बिल्कुल, और यहीं से उनका अफेयर शुरू हुआ। इसमें एक बड़ा फैक्टर सौरभ का लंदन में रहना भी था। वो महीनों तक घर से दूर रहते थे, जिसने इस रिश्ते को पनपने के लिए जगह और मौका दोनों दिया। और स्रोतों में साहिल के बारे में दो बातें साफ है। एक, उसे नशे की लत थी, और दूसरा, वो तंत्र मंत्र और अंधविश्वास में बहुत यकीन रखता था। अच्छा, तो अंधविश्वास वाला एंगल भी था इसमें। और यहीं से ये कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। पुलिस जांच के मुताबिक ये कोई अचानक गुस्से में की गई हत्या नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुस्कान नवंबर 2023 से ही सौरभ को रास्ते से हटाने की योजना बना रही थी, लेकिन उसने साहिल को इस साजिश में शामिल करने के लिए जो तरीका अपनाया, वो किसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म जैसा लगता है। हाँ, ये इस केस का सबसे अनोखा पहलू है। मुस्कान ने साहिल की भावनाओं और उसके अंधविश्वास के साथ खेला। उसने साहिल की मरी हुई माँ और बहन के नाम से नकली स्नैपचैट अकाउंट्स बनाए। अरे, स्नैपचैट अकाउंट? हाँ, और फिर वो उन अकाउंट्स से साहिल को ऐसे मैसेज भेजती थी जैसे उसकी माँ उससे स्वर्ग से बात कर रही हो। ये तो अविश्वसनीय लगता है। मतलब कोई वयस्क इंसान इस झांसे में कैसे आ सकता है? उन संदेशों में होता क्या था? उन संदेशों में सीधे सीधे लिखा होता था, सौरभ की मौत तय है, या जो तुम करने जा रहे हो वो सही है। ओह। यहाँ मुस्कान की चालाकी को समझना होगा। साहिल पहले से ही नशे और अंधविश्वास के कारण एक कमजोर मानसिक स्थिति में था। उसकी तार्किक सोच, आप कह सकती हैं, कमजोर थी। मुस्कान ने उसकी इसी कमजोरी को पहचाना। उसने उसे कोई नई बात नहीं बताई, बल्कि ऐसे संदेश भेजे जो साहिल के मन में पहले से चल रही इच्छाओं और योजनाओं को सही ठहराते थे। मनोविज्ञान में इसे कन्फर्मेशन बायस का इस्तेमाल करना कहते हैं। आप वही सुनना और मानना चाहते हैं जो आप पहले से सोचते हैं। मुस्कान ने उसे बस एक अलौकिक मंजूरी दे दी। तो इसका मतलब पुलिस ने काले जादू या तंत्र मंत्र वाले एंगल को नहीं माना? बिल्कुल नहीं, पुलिस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उनके लिए ये मनोवैज्ञानिक हेरफेर का एक क्लासिक केस था। मुस्कान ने साहिल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए उसके दिमाग को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया था। ये दिखाता है कि किसी की कमजोरियों को जानकर उसे किस हद तक बहकाया जा सकता है। बिल्कुल। तो एक तरफ मुस्कान साहिल को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार कर रही थी, और दूसरी तरफ सौरभ के भारत आने का इंतजार कर रही थी। और फरवरी 2025 में जब वो मुस्कान को उसके जन्मदिन पर सरप्राइज देने के लिए लौटा, तो उसे नहीं पता था कि उसका स्वागत एक जानलेवा सरप्राइज से होने वाला है। सही कहा। 4 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया। जब वो पूरी तरह बेहोश हो गए तो उसने साहिल को घर बुलाया। दोनों ने मिलकर पहले सौरभ का गला घूंटा, और फिर सबूत मिटाने के इरादे से चाकू से उसकी छाती पर कई वार किए। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने की कोशिश भी उतनी ही भयानक थी। हाँ, उन्होंने पहले लाश को एक बड़े सूटकेस में भरने की कोशिश की, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाए तो उन्होंने और भी खौफनाक रास्ता चुना। क्या किया उन्होंने? शव सूटकेस में फिट नहीं हुआ तो उन्हें डर लगा कि लाश पहचानी जाएगी, इसलिए पहचान मिटाने के लिए उन्होंने सिर और हाथ काट दिए। हाय भगवान। इसके बाद वे बाजार गए, एक बड़ा सा नीला प्लास्टिक का ड्रम और सीमेंट की बोरियां खरीदी। उन्होंने शरीर के टुकड़ों को ड्रम में डाला और उसे ऊपर तक गीले सीमेंट से भर दिया ताकि बदबू बाहर ना आए और किसी को पता ना चले। ये सब सोचने पर भी रूह कांप जाती है।
एक तरफ घर के कोने में सीमेंट से भरा ड्रम रखा है जिसमें एक लाश है, हाँ, और दूसरी तरफ आप उसी इंसान के पैसों से छुट्टियां मनाने की योजना बना रहे हैं। इसके ठीक बाद मुस्कान और साहिल सौरभ के क्रेडिट कार्ड और पैसों से हिमाचल प्रदेश घूमने निकल गए। शिमला, मनाली, कसूल। ये किस तरह की मानसिकता है? ये महज पछतावे की कमी नहीं है, ये एक तरह का गहरा नार्सिस्टिक व्यवहार दिखाता है। उनके नजरिए से सौरभ एक समस्या था और उन्होंने उस समस्या को हल कर दिया था। हल कर दिया था। हाँ, एक बार समस्या हल हो गई तो वे अपनी जिंदगी में ऐसे आगे बढ़ गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो 11 मार्च को साहिल का जन्मदिन मनाने मनाली गए। ये जश्न उनके लिए एक तरह का इनाम था। ये ठंडक, ये भावनात्मक अलगाव ही इस केस का सबसे डरावना पहलू है। तो फिर पुलिस इन तक पहुंची कैसे? जाहिर है ये ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकता था। जब सौरभ के परिवार का उससे कई दिनों तक कोई संपर्क नहीं हुआ तो उनके भाई ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस की जांच शुरू होते ही पहला शक मुस्कान पर गया, क्योंकि उसका व्यवहार सामान्य नहीं था। अच्छा। वो लगातार अपनी कहानियां बदल रही थी, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस केस का सबसे बड़ा सुराग वहां से आया जहां से किसी ने सोचा भी नहीं था। एक मिनट, मैंने पढ़ा है कि उनकी 6-7 साल की बेटी ने पुलिस को सुराग दिया था। ये कैसे हुआ? क्या उसने कुछ देख लिया था? ये इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है। पूछताछ के दौरान बच्ची ने अपनी नानी से बस एक लाइन कही, पापा ड्रम में है। ओह, एक बच्चे का ये मासूम सा वाक्य पुलिस के लिए सबसे बड़ा लीड बन गया। बिल्कुल। शायद बच्ची ने आधी रात को अपने माता पिता को उस ड्रम के आसपास कुछ करते हुए देखा होगा, या घर के तनाव भरे माहौल में कुछ सुन लिया होगा। सही बात है। बच्चे अक्सर ऐसी घटनाओं को पूरी तरह समझ नहीं पाते, लेकिन जो देखते हैं वो उनके दिमाग में रह जाता है। उसकी ये बात शायद उसकी देखी हुई अधूरी सच्चाई थी जो पुलिस के लिए सबसे पुख्ता सबूत बन गई। उस बच्ची की बात सुनकर पुलिस ने 18 मार्च को घर की तलाशी ली और उन्हें वो नीला ड्रम मिल गया। बिल्कुल। ड्रम को तोड़ने पर अंदर से सौरभ के शरीर के अंग मिले। इसके बाद मुस्कान और साहिल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में जनता का गुस्सा भी बहुत है ना? मैंने पढ़ा था कि जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो कुछ वकीलों ने उन पर हमला करने की भी कोशिश की थी। हाँ, ऐसा हुआ था। पुलिस ने इतनी मजबूती से केस बनाया कि चार्जशीट 1000 पन्नों की थी। आमतौर पर हम सुनते कि चार्जशीट 100-200 पन्नों की होती है। 1000 पन्नों में ऐसा क्या होता है? 1000 पन्नों की चार्जशीट का मतलब है कि पुलिस ने सबूतों का एक पहाड़ खड़ा कर दिया था। इसमें सिर्फ गवाहों के बयान नहीं थे, इसमें फोरेंसिक सबूत थे, जैसे सीमेंट और ड्रम की दुकान की रसीदें, घर से मिले खून के धब्बे। अच्छा। डिजिटल सबूत थे, जैसे मुस्कान के फोन से डिलीट किए गए स्नैपचैट मैसेज को रिकवर करने की पूरी रिपोर्ट, हिमाचल ट्रिप के दौरान उनके फोन की लोकेशन ट्रैकिंग, सौरभ के क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल का रिकॉर्ड। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज जिसमें वे ड्रम और सीमेंट खरीदते दिख रहे हैं। और सबसे मजबूत कड़ी थे गवाह, कैब ड्राइवर, होटल स्टाफ, दुकानदार, और यहाँ तक कि मुस्कान के अपने माता पिता जिन्होंने अपनी ही बेटी के खिलाफ गवाही दी। अच्छा, मतलब परिवार भी उसके खिलाफ हो गया था? जी। तो जब लग रहा था कि केस अब सीधा ट्रायल पर जाएगा और सजा का ऐलान होगा, तभी कहानी ने वो मोड़ लिया जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। हाँ, अप्रैल ने गिरफ्तारी के कुछ हफ्तों बाद जेल में मेडिकल जांच के दौरान पता चला कि मुस्कान गर्भवती है। इस एक खबर ने पूरे केस को एक नई और जटिल दिशा दे दी। और फिर जो हुआ वो संयोग कहें कुछ और। 24 नवंबर 2025 को, जो कि सौरभ राजपूत का जन्मदिन था, हाँ, उसी दिन मुस्कान ने मेरठ मेडिकल कॉलेज में एक बेटी को जन्म दिया। बच्ची का नाम राधा रखा गया। इस घटना ने मामले को कानूनी और मानवीय दोनों स्तरों पर बहुत उलझा दिया है। कानून के मुताबिक वो बच्ची अगले 6 साल तक अपनी मां के साथ जेल में ही रहेगी। इस बच्चे के जन्म ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। सौरभ का परिवार अब दोनों बच्चों पीहू और नवजात राधा के डीएनए टेस्ट की मांग कर रहा है ताकि पिता की पहचान हो सके। वो जानना चाहते हैं कि ये बच्चा सौरभ का है या साहिल का। और ये मांग कानूनी तौर पर जायदाद और बच्चे के भविष्य के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल। तो अभी केस की क्या स्थिति है? दिसंबर 2025 तक मामले का ट्रायल चल रहा है। करीब 15 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं और अब फैसले का इंतजार है। लेकिन अदालत का फैसला जो भी हो, इस अपराध का असर समाज पर पड़ना शुरू हो चुका है। हाँ, सुनने में आया है कि मुस्कान के परिवार को सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ रहा है। जिस गली में उनका घर था, लोग अब उसे मुस्कान वाली गली कहकर बुलाते हैं। सही सुना है। और उस घर का कोई खरीदार नहीं मिल रहा। ये सामाजिक कलंक का एक क्लासिक उदाहरण है। अपराध 1 या 2 व्यक्ति करते हैं, लेकिन उसकी कीमत पूरे परिवार और कभी-कभी पूरे मोहल्ले को चुकानी पड़ती है। वो घर अब सिर्फ एक मकान नहीं रहा, वो एक अपराध का प्रतीक बन गया है। ये दिखाता है कि ऐसे मामलों के जख्म कितने गहरे होते हैं और कितनी पीढ़ियों तक रहते हैं। बिल्कुल। तो ये थी धोखे, क्रूरता और अप्रत्याशित मोड़ों से भरे मेरठ के नीले ड्रम केस की कहानी। ये दिखाती है कि कैसे प्यार और भरोसे पर बने रिश्ते जब टूटते हैं
तो वे किस हद तक विनाशकारी हो सकते हैं। और अंत में ये हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है, उस नवजात बच्ची का भविष्य क्या होगा। वो बच्ची जिसका जन्म जेल में हुआ अपनी माँ के साथ, जो अपना जन्मदिन उस इंसान की मौत की तारीख पर मनाएगी जिसकी हत्या का आरोप उसी की माँ पर है। एक जिंदगी की शुरुआत ठीक वहीं हुई है जहां दूसरी का इतनी बेरहमी से अंत कर दिया गया था। ये पहचान, परवरिश और नियति के बारे में ऐसे गहरे सवाल खड़े करता है जिनका जवाब शायद किसी कानून की किताब में नहीं है।